तो देखिए बच्चों, 11वां चैप्टर वायुमंडल में जल। तो आप पढ़ चुके हैं कि हवा में जल वाष्प मौजूद होती है। हवा जो है वायुमंडल में, ठीक है, उसमें क्या है, जल वाष्प मौजूद होती है, पाई जाती है। इसमें वायुमंडल के आयतन में 0 से लेकर 4% तक की भिन्नता पाई जाती है। कितने प्रतिशत तक की? 4% तक। अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। 4% तक की भिन्नता पाई जाती है, यानी कहने का मतलब हमारे वायुमंडल में 4% जल वाष्प पाई जाती है। मौसम की परिघटना में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसका? जल वाष्प का, ठीक है। जल वायुमंडल में 3 अवस्थाओं में गैस, द्रव एवं ठोस के रूप में उपस्थित होता है। जल 3 रूपों में होता है वायुमंडल में, गैस के रूप में, द्रव्य के रूप में और ठोस यानी बर्फ के रूप में मौजूद होता है। वायुमंडल में आर्द्रता जलाशयों से वाष्पीकरण एवं पौधों में वाष्प उत्सर्जन से प्राप्त होती है। जो वायुमंडल में नमी प्राप्त होती है ना, वो एक तो समुद्र जो है, समुद्रों से वाष्पीकरण होता है, पानी क्या है, वाष्प के रूप में बन करके परिवर्तित होता है। इसके अलावा पौधों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया और होती है। सुबह सुबह पत्तियों पर बूंद जमी होती है ना, तो वो बूंद क्या है, जैसे ही सूर्य निकलता है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा वो दोबारा से पुनः वाष्प बन जाती है, प्राप्त होती है। इस प्रकार वायुमंडल महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन एवं वर्षा की प्रक्रिया द्वारा होता रहता है। कहने का मतलब यह है कि जल क्या है, एक चक्र के रूप में चलता रहता है। महासागरों से पहले जल वाष्प बनती है, जल वाष्प ऊपर बादलों के रूप में इकट्ठी होती है। बादलों का फिर क्या है, टेम्परेचर जैसे ही डाउन होता है तो संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और संघनन का मतलब होता है कि जल वाष्प का बूंद के रूप में इकट्ठा होना, बहुत अधिक मात्रा में जल वाष्प है, उसका द्रव के रूप में बदलना, बूंद में बदलती है और बूंद में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है, ठीक है। और संघनन के बाद में वर्षा होती है, जिससे वर्षण बोलते हैं। जब अचानक से टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो जाता है तो वो बर्फ बन जाती है, ठीक है, सीधे ओले पड़ते हैं। अगर धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होता है तो वो जलवाष्प बूंद में परिवर्तित होकर के वर्षा के रूप में प्राप्त होती है। तो ये एक चक्र चलता रहता है, ठीक है, जल का। हवा में मौजूद जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं, अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। हवा में जो जलवाष्प मौजूद होती है उसे क्या कहते हैं? आर्द्रता। और ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? नमी, ठीक है। मात्रात्मक दृष्टि से इसे विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल में, अंडरलाइन कर लेना यहाँ से, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की जो वास्तविक मात्रा है उसको निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है, ठीक है। आर्द्रता 2 प्रकार की होती है, ध्यान रखना, निरपेक्ष और सापेक्ष। आगे सापेक्ष आएगी, ठीक है। निरपेक्ष आर्द्रता कौन सी होती है कि वायुमंडल में व्याप्त संपूर्ण जलवाष्प की मात्रा, कि हमारे पूरे वायुमंडल में कितनी जलवाष्प व्याप्त है, उसे निरपेक्ष या कुल आर्द्रता कहते हैं। यह हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन है। क्या है? वजन। और इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है कि 1 ग्राम कितने घन मीटर में व्याप्त है। हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर होती है। निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग होती है। जो आर्द्रता है वो सभी स्थानों पर एक जैसी होती नहीं है, क्योंकि सभी जगह जल व्याप्त नहीं है, जल व्याप्त नहीं है तो जलवाष्प भी एक जगह सी नहीं है, इसलिए क्या अलग अलग जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। ये अंडरलाइन कर लेना। कोई भी टेम्परेचर है, दिया हुआ टेम्परेचर, और उस पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता, जो वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता है उसके प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है, ठीक है। हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है तथा सापेक्ष आर्द्रता भी प्रभावित होती है, ठीक है। जैसे हवा बदलती है ऐसे ही सापेक्ष आर्द्रता भी बदलती है, क्योंकि जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता हवा में ही होती है। यह महासागरों के ऊपर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम पाई जाती है।
देखिए जहाँ जल के स्रोत होते हैं ना, वहाँ घना कोहरा सा दिखाई देता है, दिखाई देता नहीं दिखाई देता, तो वो ज़्यादा जल वाष्प होती है। और स्थल भागों पर पानी नहीं होता, इसलिए वहाँ पर जल वाष्प की मात्रा कम पाई जाती है। एक निश्चित तापमान पर, अंडरलाइन कर लेना, एक निश्चित तापमान पर जल वाष्प से पूरी तरह पूरित हवा को संतृप्त हवा कहते हैं, संतृप्त वायु कहा जाता है। ठीक है, एक निश्चित तापमान पर जल वाष्प से पूरी तरह संपूर्ण तरीके से क्या हो जाती है, हवा पूरित हो जाती है, हवा बिल्कुल जल से तृप्त हो जाती है, उसे संतृप्त कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि हवा इस स्थिति में दिए गए तापमान पर और अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है, यानी और अधिक ग्रहण नहीं कर सकती, वो इतनी जल वाष्प से पूरित हो जाती है। हवा के दिए गए प्रतिदर्श सैंपल में जिस तापमान पर आर्द्रता या संतृप्तता आती है उसे ओसांक कहते हैं। क्या कहते हैं, ओस बिंदु। यानी जब हवा में जल वाष्प पूरी तरह से पूरित हो जाती है, हवा पूरी तरह से सोख लेती है, उसके हवा के पास में इतनी क्षमता नहीं रहती है कि वो और भी जल वाष्प ग्रहण कर सके, यानी पूरी तरह से, जैसे आदमी व्यक्ति जब भोजन करता है और पूरी तरह से झिक जाए और बातें कि एक रोटी और ले ले, तो लेगा नहीं लेगा, ऐसी ही हवा होती है। उस हवा में जल वाष्प इतनी ग्रहण हो जाती है कि वह उसमें फिर आगे और अवशोषित नहीं कर पाती है, इसलिए ऐसी स्थिति पर उसको क्या कहते हैं, ओसांक कहते हैं। ओस पड़ने लग जाती है, फिर जल वाष्प बूंद के रूप में पत्तियों के ऊपर किनारों पर, नौकों पर जम जाती है, ओस की बूंद। ठीक है, अब आता है वाष्पीकरण तथा संघनन। देखिए वाष्पीकरण और संघनन होता क्या है। सबसे पहली बात, वाष्पीकरण का मतलब होता है जल का वाष्प के रूप में बदलना, जल का यानी द्रव अवस्था का गैसीय रूप में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। और संघनन का उल्टा होता है, संघनन का मतलब उल्टा होता है, ये दोनों शब्द विपरीत हैं। संघनन में क्या होता है कि जो जल वाष्प है उसका बूंदों में बदलना, बादल रूपी जो जल वाष्प इकट्ठी हुई है उसका बूंदों में बदलना, जल वाष्प का इकट्ठा होकर के बूंद बनना, ये संघनन कहलाती है। ठीक है, दोनों समझ में आ गए। देखिए वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा वाष्पीकरण तथा संघनन के कारण क्रम से क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है, वह क्रिया अंडरलाइन कर लेना, जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। यहाँ तक ठीक है, वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा जल जो है वो द्रव्य से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। वाष्पीकरण का मुख्य कारण क्या है, तापमान। क्या है, तापमान। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू होता है उसे वाष्पीकरण की क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल वाष्प में बदलने लग जाता है। 100 डिग्री टेम्परेचर जैसी होता है तो वो जल क्या है, वाष्प में यानी भाप में बदल जाता है। तो ऐसी ऊष्मा को क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं यहाँ से। अब देखिए आगे, दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने एवं धारण रखने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ क्या होती है, बढ़ती है। यानी हवा में जैसी जैसे हवा ज़्यादा गर्म होगी, जल वाष्प को अवशोषित करने की क्षमता उसकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और उसी प्रकार यदि आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने तथा धारण करने की क्षमता होती है। आर्द्रता अगर कम है हवा में तो वह और ज़्यादा नमी या जल वाष्प ग्रहण कर सकती है। हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा हटा देती है। हवा की जो गति है, जो संतृप्त है, जो पूरी तरह से वाष्प से झिक गई है हवा, उसको हटा दिया जाता है, और जो असंतृप्त हवा होती है वहाँ पर जल वाष्प ग्रहण होती है। इस प्रकार हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना ही क्या होगा, तीव्र होगा। देखा होगा कभी कभी क्या है, धूप निकलती नहीं है लेकिन हवा से ही कपड़े सूख जाते हैं। देखा है नहीं देखा है कि जब हम देखते हैं कि धूप निकल नहीं रही है, ठीक है, धूप निकल नहीं रही है और हमने कमरे में कपड़े सुखा दिए और पंखा चला दिया तो वो कपड़े सूख जाते हैं। तो ये कारण यही है कि जब हवा जितनी ज़्यादा तीव्र चलेगी उतना ही वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। क्यों, संतृप्त वायु हट जाती है, असंतृप्त वायु उसको फिर सोखती है।
तो कपड़े कैसे सूखते हैं? ऐसे ही तो सूखते हैं, कपड़े में से पानी भाप के रूप में यानी वाष्प के रूप में बदल के चला जाता है। जल वाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। ये अंडरलाइन कर लेना है, दूसरी परिभाषा है संघनन की। पहले वाष्पीकरण की परिभाषा थी, अब ये संघनन की है। ऊष्मा का ह्रास ही संघनन का कारण होता है। ऊष्मा का ह्रास का मतलब होता है जैसे ही टेम्परेचर, ऊर्जा जो है जैसे ही कम होती है वैसे ही संघनन शुरू होता है। ठीक है। जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तब उसमें जलवाष्प को धारण करने की क्षमता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाता है और जब यह सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना, ऊर्ध्वपातन। कहने का मतलब देखिए ये है बच्चों कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि जब कोई ठोस अवस्था सीधे वाष्प में बदलती है। किस में बदलती है? वाष्प में बदलती है तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण साइंस में पढ़ा होगा आपने। जो कपूर होता है ना, कपूर को हम जलाते हैं तो वो ठोस अवस्था से सीधा गैस बनता है, द्रव्य नहीं बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ये ध्यान रखना। स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है। तब इन छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्रक कहा जाता है। ये भी अंडरलाइन कर लेना। खासकर धूल, धुआं व महासागरों के नमक के कण अच्छे केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं? ग्रहण करने वाले, जलवाष्प को ग्रहण करने वाले होते हैं क्योंकि वे पानी को अवशोषित करते हैं। संघनन उस अवस्था में भी होता है जब आर्द्र हवा कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है तथा यह उस समय भी हो सकता है जब तापमान उष्मांक के नजदीक हो। ठीक है। इस प्रकार संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है। संघनन हवा के आयतन, ताप, दाब और आर्द्रता से प्रभावित होता है। संघनन तब होता है जब, देखिए बच्चों कुछ कंडीशन है, इसमें 3 कंडीशन दे रखी हैं कि संघनन की प्रक्रिया कब होती है। सबसे पहली बात कि वायु का आयतन नियत हो तथा तापमान उष्मांक तक गिर जाए। नियत का मतलब होता है निश्चित होना। वायु का जो आयतन है वो तो निश्चित होता है, लेकिन जो तापमान है वायु का वो उष्मांक तक गिर जाए। उष्मांक का मतलब होता है ओस का बिंदु जहाँ जिस तापमान पर बनता है वहाँ तक टेम्परेचर गिर जाए तो संघनन शुरू हो जाएगा, बूंद बनना शुरू हो जाएगा। दूसरी कंडीशन कि वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए, आयतन भी घट जाए और तापमान भी घट जाए तो संघनन होगा। और तीसरा है वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जल वाष्प प्रविष्ट हो जाए, फिर भी हवा के तापमान में कमी संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था है। कहने का मतलब सबसे अच्छी अवस्था यह है कि तापमान में कमी हुई और संघनन की प्रक्रिया शुरू हुई। अब ये बादल हो रहे हैं, अब बादलों में क्या है कि जैसे ही हवा का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा वैसे ही बूंद पड़ना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तब वर्षा होती है। समझ में आया वर्षा कैसे होती है? इसी तरीके से होती है। ये जो जलवाष्प है गर्म होती है और जैसे जैसे ऊपर तक पहुंचती है जहां पर टेम्परेचर इसका डाउन होता है वहीं पर बूंद शुरू हो जाती है, तब वर्षा होती है। ठीक है। इसके बाद देखिए संघनन के बाद वायुमंडल की जलवाष्प व आर्द्रता निम्नलिखित में से एक रूप में परिवर्तित हो जाती है। ओस, कोहरा, तुषार एवं बादल स्थिति एवं तापमान के आधार पर संघनन के प्रकारों को वर्गीकृत किया जा सकता है। संघनन तब होता है जब उष्मांक जमाव बिंदु से नीचे होता है, तब भी संभव है जब उष्मांक जमाव बिंदु से ऊपर होता है। जमाव का मतलब होता है बर्फ के रूप में जमना, उष्मांक का मतलब होता है ओस के बिंदु के रूप में पानी का बूंद के रूप में बदलना। ठीक है। इसके बाद में देखिए ओस आता है, अब आता है ओस, और ओस को हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल का मतलब ऑनलाइन जब भी हम आपको पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, है ना।